हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन जनरल नॉलेज का, जीएस जीके का। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप भूकंप की तीव्रता मापते हो, मतलब तीव्रता मापन के लिए किसका प्रयोग करते हो? ये विकल्प दे रखे हैं, पॉलीग्राफ, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या सिस्मोग्राफ। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? अगर हम यहाँ पर बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर क्या काम करता है? ये वायु दाब मापन का कार्य करता है। बैरोमीटर का काम क्या है? वायु दाब को मापना। हाइड्रोमीटर क्या करता है? जल्दी से बताएंगे। हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये तरल का आपेक्षित घनत्व मापता है। ठीक है, तरल का आपेक्षित पॉलीग्राफ का काम क्या होता है? आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, एक मशीन लगा दी जाती है और उसके द्वारा क्या कहा जाता है कि भाई झूठ पकड़ा जाएगा अब आपका, यानी लाई डिटेक्ट टेस्ट जो होता है उसमें इस मशीन का पॉलीग्राफ का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें आपकी बेसिकली होता क्या है, हार्ट बीट्स काउंट की जाती हैं, क्योंकि जब आप गलत कुछ करते हो तो आपके या कोई ऐसा सवाल पूछते तो हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, बेसिकली पूरा यहीं से आपका खेल होता है। तो भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है सीस्मोग्राफ। इसमें क्या होता है? झूठ पकड़ने के लिए प्रयुक्त होती है, मनुष्य द्वारा जो झूठ बोला जाता है झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, पिसीकल्चर से तात्पर्य क्या है? पिसीकल्चर की अगर हम बात करें तो इससे क्या तात्पर्य है, फटाफट से बताएं। टमाटर की खेती, मत्स्य पालन, रेशम पालन, भेड़ पालन, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? भेड़ पालन को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आ जाएगा ये तो। ठीक है, पशुपालन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भेड़ पालन क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आ गया। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आ गया आपका एनिमल हस्बेंड्री में। रेशम पालन किसे कहते हैं? सेरीकल्चर सुना है? सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर रेशम पालन को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? इसको आप कहेंगे सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन पिसीकल्चर कहलाता है। ठीक है, जो आपका पिसी कल्चर है वो क्या कहलाता है? पिसी कल्चर कहलाता है आपका। मत्स्य पालन को पिसी कल्चर कहा जाता है। टमाटर की खेती ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि इसको सब्जी में काउंट कर देते हैं और ये क्या हो जाता है? ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ये पूछा जाता है ना, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, टमाटर की खेती जो है वो तो ओलेरिकल्चर में आ गए, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ये मेरा अगर प्रश्न है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लाइकोपिन। किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको एक इसी से जब ये संबंधित आया है तो मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है आपसे कि हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आपका यहां से भी बनता है और बेसिक से क्वेश्चन है, और ये बेसिक नॉलेज है जो हर बच्चे में होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जल्दी से बताएंगे, किस वर्ष इसको पारित किया गया? 1829, 1853, 1856 या 1858? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। क्या होता है? सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से। अच्छा, 1829 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस टाइम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय का नाम यहां पर ध्यान रखना है।
राजा राम मोहन राय याद रखना है, जिन्होंने किनकी किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में इन्होंने ये स्थापना की थी। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1853 में, तो 1853 में आपको पता है कि पहली रेलगाड़ी जो है वो चली थी भारत में। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई टू ठाणे 1853 में ही तो चली, 1854 में चली, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो 1853 आपको याद रखना है। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। 1856 में भी जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, किसके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में एक नाम आपको याद रखना है, कौन, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने बहुत प्रयास किया था विधवाओं के उत्थान के लिए, इन्होंने अथक प्रयास किया था। 1858 में आपको पता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। 1856 में ही बन गए थे और 1862 तक रहे हैं। कैनिंग थे। कैनिंग ने क्या किया था, फिर इसके बाद 1858 में होता क्या, जब 1857 का रेवोल्यूशन हो जाता है, क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व जो है वो भारत में समाप्त कर दिया जाता है। पूरा शासन जो है भारत पे वो किसके हाथों चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला जाता, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ जाता है। ठीक है, वो बागडोर जो है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, 1774 में होती है। ठीक है, 1774 में होती है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे करके जो न्यायाधीश थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। किसके, पहले न्यायाधीश थे 1774 में, जो आपका कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में। और वो कैसा था, सर्वोच्च न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1774 ईस्वी में हुई। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए, कब हुई, 1774 ईस्वी में हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये बताओ कि 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या है, 1784। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की जाती है। पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की जाती है। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो प्रणाली के अलावा वायसराय को, जो वायसराय होता था, वायसराय को आपातकाल घोषित करने की मंजूरी दे दी जाती है। मतलब वायसराय को ये पावर दे दी जाती है कि वो क्या कर सकता है, वो आपातकाल घोषित कर सकता है। तो वायसराय को आपातकाल घोषित करने की मंजूरी कब मिलती है, ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मिलती है। 1813 का चार्टर अधिनियम याद रखेगा, इसमें क्या होता है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। पहले क्या है कि भारत में भाई पूरा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो रखा था। तो इन्होंने कहा 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, तो इसमें क्या हुआ, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हो गया कि भाई सिर्फ चाय, चीन और आपका अफीम, तीन चीजों पर इनका अधिकार रहा, इनका अधिकार रहा। बाकी क्या किया गया, बाकी कंपनी के को पूरा अधिकार जो है वो नहीं दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किसके तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। साथ ही साथ इसका 20 साल के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल के लिए क्या किया गया, कार्यकाल बढ़ा दिया गया कि भाई आप 20 साल और वहां काम कर सकते हो। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाता है,
बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है उसके तहत। तो 1773 का विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था करता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया अधिनियम आया था, इसमें क्या खास बात है तो याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार को इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्रदान किया गया। पहले ये अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, अब अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण दे दिया गया। नेक्स्ट देखो, रियाल इसकी मुद्रा है, किसकी मुद्रा है रियाल, जल्दी से बताएंगे, रियाल किसकी मुद्रा है, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया। हर देश की आपको करेंसी पता होनी चाहिए और जो करेंसी के अलावा कैपिटल्स जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि पूछी जा सकती हैं। ठीक है, करेंसी कैपिटल्स याद रखेगा। मलेशिया की कैपिटल की बात की जाए क्या है, कुआलालम, कुआलालंपुरम। ठीक है, कुआलालंपुरम, ये हो गया मलेशिया की। अच्छा, मलेशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मलेशिया की अगर हम कहें करेंसी क्या है, बताइए मलेशिया की करेंसी क्या है, जल्दी से बताएंगे। और जो पूछा गया है वो तो उत्तर देंगे ही, फटाफट से बताएं। मलेशिया की मुद्रा क्या है, जल्दी से बताओ। ये तो हो गया। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अगर हम कहें कैपिटल क्या है अफगानिस्तान की, तो काबुल है। बांग्लादेश की क्या है, ढाका है। सऊदी अरब की क्या है, रियाद है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रियाल इसकी मुद्रा है, किसकी मुद्रा है रियाल, सऊदी अरब, बांग्लादेश या किसकी है, जल्दी से बताइए। रियाद जब है तो रियाल किसकी मुद्रा हो जाएगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो और पता चल जाएगी कि भाई सऊदी अरब की करेंसी की अगर हम बात करें तो क्या है, इसकी करेंसी रियाल है। बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका है पर इसकी करेंसी टका है। ठीक है, कि टका सा जवाब दे दिया, ये टका क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की अफगानी मुद्रा क्या है, अफगानी मुद्रा है, इसकी करेंसी को अफगानी कहा जाता है। मलेशिया की रिंगित, रिंगित, ठीक है, रिंगित कहीं कहीं पर रिंगिट लिखा होता है, ये मलेशिया की करेंसी है और इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। कहीं पर इस प्रकार लिखा होता है, कहीं पर कुआलालंपुर इस प्रकार लिखा होता है, ये भी ध्यान रखना, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये क्या लिखवा दिया गया, एक ही बात है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सेक्टर का उदाहरण है। देखो, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के सेक्टर जो हैं वो बांटे गए हैं, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र जो है वो बांट दिए गए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है। अगर हम बात करें जैसे आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की, ठीक है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की बात कर रहे हैं, हम आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो ये सब किस में आते हैं, ये चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। ये सब किस में आएंगे, ये चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आपके टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो सब किस में आ रहे हैं, बताओ, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में याद रखना जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं वो किस में आ जाएगा, बताओ। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो कृषि से संबंधित चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं, जैसे हमने कृषि से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो रॉ कच्चा माल हमें मिलता है, वो क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र है।
वो क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने कहा कृषि, माइनिंग हो गया, खनन। जैसे हमारा मत्स्य हो गया, यानी जो भी हमें कैसे मिले, जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिले, जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिले, जो रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं, वो प्राकृतिक क्षेत्र में मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र में जैसे आपका हमने कहा कि गन्ना क्या है, जैसे गन्ना कृषि के अंतर्गत गन्ना आता है, गन्ना उत्पाद क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन गन्ना से जो चीनी बनती है, चीनी क्या हो जाएगा, चीनी द्वितीयक क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यानी कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है, जो प्रोसेसिंग का काम है, वो किस में आता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, चीनी गन्ने का प्रोसेस करके फिर वो प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, चीनी बन जाती है। तो ये प्रोसेसिंग वाले जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन के काम है, जो रॉ मटेरियल से हम काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से हम कुछ बेटर बना रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर बैंकिंग किस सेक्टर में आता है, तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंकिंग किस सेक्टर में आता है, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है जो तमिलनाडु में स्थित है, कौन सा यहां पर दे रखा है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां है, पहले तो क्वेश्चन यही, लंदन में है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। स्थापना की बात की जाए तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई, फटाफट से बताओ, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएं यूनेस्को, क्योंकि इसको अभी मैंने करवाया था, एक दो दिन पहले भी इसको करवाया गया है। फटाफट से बताएं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। अच्छा, अजंता की गुफाएं जो हम बात कर रहे हैं, ये कब शामिल की गई, हम्पी के स्मारकों के समूह को यूनेस्को में शामिल है भी या नहीं है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये चारों है यूनेस्को की सूची में या नहीं है तो कब किस वर्ष शामिल किया गया, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है कि किस वर्ष शामिल किया गया, जल्दी से बताएं फटाफट से। फिलहाल जो तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, हम्पी में स्मारकों का समूह भी कर्नाटक में, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो गया है। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, 1983 में। ठीक है, हम्पी में स्मारकों का समूह कब शामिल किया गया, जल्दी से बताएं, हम्पी में स्मारकों का समूह किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया। ठीक है, कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, ये 1984 में शामिल किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, चलिए बताइए, किसने बताया था, किसने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने मतलब किन के थ्रू आप पहचानेंगे इसको, और इसको मामल्लपुरम भी कहते हैं, मामल्लपुर। ठीक है, चलिए, और ये नरसिंह देव प्रथम कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा यूनेस्को की स्थापना, तो 16 नवंबर 1945, ठीक है, 16 नवंबर 1945 में होती है। और ये नरसिंह देव, देवन मत लिखिए, देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा हुई थी। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यूनेस्को के बारे में, और यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वैसे मैं बता भी चुकी हूँ। अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल की गई, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 लिखा है, ये यहाँ पर फिर से लिख लो 1984। ठीक है, 1986 में हम्पी के स्मारकों को और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह मामल्लपुरम जिसे कहते हैं, ये कब शामिल किए गए, इसको भी भाई लिख लो,
1984 में शामिल किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये जो राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता है ये किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन सेंस लगा लोगे तो भी पता चल जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। यहां से प्रश्न भी बनते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? किसको कहा जाता है कि भाई ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि है? मतलब भयंकर मात्रा में जनसंख्या जो है वो आपकी बढ़ी। बताइए, जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे कहा जाता है? 1921 से 1951 नहीं, 1901 से 1921 नहीं, 1951 से लेकर 1981। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? किसको कहा जाता है? तो 1951 से लेकर 1981 तक का जो समय है इसको क्या कहा जाता है? दशकों में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, क्योंकि जो आपका डेथ रेट था, मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा कम रही है। मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम रही है, जिस वजह से इसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवधि। बर्थ रेट ज्यादा रही और मृत्यु दर जो है वो बहुत कम रही। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रदूषण कहा जाता है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है? जो कचरा होता है इसको आप वो करते हो, इसको कहा क्या जाता है? जल्दी से बताएंगे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? जो घरेलू कचरा होता है, जैसे आपके सब्जी के छिलके हो गए, चाय की पत्ती हो गई, ठीक है, कॉफी हो गए, जो टी बैग्स होते हैं, ये सब क्या है? घरेलू कचरा है आपका। पाउच हैं, ये सभी आपके घरेलू कचरे। अब घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? अगर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा डिकम्पोज हो रहा है आपका कचरा तो वो कैसा है? वो जैव निम्नीकरण प्रदूषण करेगा। ठीक है, वो जैव निम्नीकरण प्रदूषण, अपघटन को जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल। मैंने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि बायोडिग्रेडेबल वो है जो क्या होते हैं? जो डिकम्पोज हो जाते हैं एल्गी, फंगाई, मतलब बैक्टीरिया और आपके फंगाई के द्वारा। ठीक है, और जो नहीं डिकम्पोज होते हैं, जैसे आपके प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये डिकम्पोज होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, तो ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जैसे आपके वेजिटेबल्स के पील होते हैं, छिलके होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? आप इनको डाल दो, फूल कचरा वगैरह आप मिट्टी में डाल दो, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। ये क्या होंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई, सेल्फ फ्लोइंग वाली मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी जिसे हम क्या कहते हैं? रेगुर के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी आपको मतलब काली मिट्टी ऐसी है कि इसमें पानी डालोगे तो ठोस और चिकनी होती जाती है, ठोस और चिकनी होती जाती है, और जैसे ही ये मतलब सूखती है तो दरारें पड़ती जाती हैं, मतलब क्रैक्स बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं। तो काली मिट्टी की ये खास बात है। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो लाल और पीली मिट्टी में क्या पाया जाता है? लैटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी में क्या पाया जाएगा? आयरन ऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इसका रंग लाल है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी में आयरन, ओहो, आयरन एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड कहां पर? लैटेराइट मिट्टी में। इसमें क्या है? आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, लैटेराइट। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लैटेराइट मिट्टी में काजू जो है बढ़िया से हो जाता है।
काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। और बाकी ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, और काली मिट्टी, गुजरात वाला जो एरिया है आपका, अहमदाबाद वगैरह, उनमें काली मिट्टी बढ़िया मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। जल धारण करने की क्षमता किसमें होती है? काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये क्या कर सकती है? वाटर होल्ड कैपेसिटी इसमें होती है, वाटर होल्ड कैपेसिटी, जल धारण की क्षमता होती है इसमें। और ये क्या होती है? पानी पड़ने पर कैसी हो जाती है? चिपचिपी और ठोस होती जाएगी। ठीक है, मतलब पानी पड़ने पर ठोस और चिकनी होती जाती है काली मिट्टी, और ड्राई होने पर इसमें दरारें पड़ती जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी को एक और नाम दिया जाता है, स्वजुताई मिट्टी। मतलब क्योंकि इसमें दरारें पड़ती हैं और दरारें पड़ने के बाद ये मिट्टी खुद से ही टूट जाती है, ये मिट्टी खुद से ही टूट जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे? स्व जुताई वाली मिट्टी। क्योंकि ये क्या होती है? गीली हो जाएगी, और गीली होने के बाद फिर ये कुछ दिनों बाद क्रैक्स पड़ने लगते हैं, और क्रैक्स पड़ने के बाद क्या होता है? टूटने लगती है, तो इसको स्वजुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर है। अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत को अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ये किस लिए लोकप्रिय है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा नगरी कही जाती है, चमड़ा नगरी। ठीक है, दलहन संस्थान कानपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखिएगा। बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? जो बुशमैन जनजातियां हैं वो किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? कालाहारी, आटाकामा, सहारा मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। जल्दी से बताएं कहां पर है ये मरुस्थल, और कहां पर आपका जो बुशमैन जनजाति है पाई जाती है? फटाफट से बताओ। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जो कहां है? अफ्रीका में है, जो अफ्रीका में है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहां है? जल्दी से बताएं। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती रहती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती रहती हैं। आटाकामा मरुस्थल कहां है ये बताइए। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? जल्दी से फटाफट से सभी बताएंगे। दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, ये ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में भी चिली में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में भी
अ, चिली, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में है ये, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में ये आपका बिल्कुल आटाकामा मरुस्थल है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात की जा रही है, तो ये कहाँ आता है कालाहारी मरुस्थल? अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कहां पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और मुख्यतया कौन किस किस, मतलब आपसे पूछा जाएगा कंट्रीज में, ये तो महाद्वीपों की बात की जा रही है। ये क्या है? ये महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किन किन भाई आपसे कंट्रीज में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है, तो कालाहारी मरुस्थल बताइएगा जल्दी से। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये आपको बुशमैन जनजातियां जो हैं ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो सारनाथ। सारनाथ कहां है? बनारस, ठीक है। सारनाथ कहां है? बनारस में है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो लिखा है वो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ये सारनाथ में जो स्थित है अशोक चिन्ह, ठीक है। अशोक के सिंह चतुर मुख की शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय चिन्ह इसको कब घोषित किया गया, जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? राष्ट्रीय चिन्ह इसको मान लिया गया, ठीक है। क्या मान लिया गया? राष्ट्रीय चिन्ह की संज्ञा दे दी गई, भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह मान लिया। सत्यम शिवम नहीं, सत्य शिवम सुंदरम नहीं, जय हिंद नहीं, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, ठीक है। मुंडको उपनिषद लिखिए यहां पर, मुंडको उपनिषद से। ये कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से। और ये अशोक के सिंह जो सारनाथ में स्थित है, अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है, जो जिसमें 4 शेर दिखाए जाते हैं मुंह फैलाए हुए। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंटेरोगेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहां पर आप बताओ कि एफआईआर की पूरी फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताएं। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सरल है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लिखित रूप से जब हम किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जब हमें सूचना मिल जाती है और हम लिखित से उसको पुष्टि कर देते हैं, तो ये पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है इसको। करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहां पर सही है। फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार, प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? टाइमलाइन, फोरकास्ट, स्क्रैबल, न्यूज फीड। फेसबुक की किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है? तो ये फोरकास्ट को कहा जाता है। फेसबुक किसने खोजा भाई कि ये फेसबुक जो है वो फेसबुक किसने बनाया था? तो इसमें एक नाम तो सबको याद होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग का तो नाम सबको पता होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक, जहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि लड़का लड़की बन के और लड़की लड़का बन के बात कर रहा है, कौन कितना है, कौन कैसा है, मतलब अलग ही इसका सीन चल रहा है। सीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? सीईआरटी का पूर्ण रूप पूछा गया है कि इसका पूरा
फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एजुकेशन आपका रिसर्च टीम, या सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टास्क, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम नहीं, इमरजेंसी नहीं, कंबाइंड इमरजेंसी आपका रिस्पांस टास्क, या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को सीईआरटी कहा जाता है। सीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। करेक्ट। पहले देश भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? पहली जो देशी भारतीय मूक फिल्म चली थी, मतलब जिसमें आपका आवाज नहीं थी, ठीक है, जिसमें आवाज नहीं थी, पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलमारा। राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? अमर्त्य सेन, पहला नोबेल जिन्हें मिला, तो ये तो हटा दो यहां पर। अर्देशीर ईरानी, दादा साहब फाल्के, एनजी चित्रे, कौन थे जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी का निर्देशन किया? कौन थे? जल्दी से बताओ। जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी का क्या किया है? निर्देशन किया, उनका नाम बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? जल्दी से बताएं। एनजी चित्रे नहीं, ये दादा साहब फाल्के की बात की जा रही है, ठीक है, ये दादा साहब फाल्के की बात की जा रही है कि दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। किसने किया था राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन? दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के ने जो राजा हरिश्चंद्र मूक मूवी का निर्देशन किया था, इसमें हीरो हीरोइन कौन थे बताइए? एक्टर एक्ट्रेस कौन थी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली फिल्म है। और ये कब की गई थी बताइए? और कब? 1913 में। 1913 में, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से बताएंगे। मराठी रंगमंच के एक अभिनेता थे, उन्होंने इसमें एक्टर का रोल किया था, और एक मेल ने ही इसमें एक्ट्रेस का रोल किया था, ठीक है। अन्ना सालुंके करके उनका नाम था, अन्ना सालुंके करके, ठीक है। और इसके अलावा जो मेल एक्टर थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दत्तात्रेय दामोदर करके, दामोदर, ये इसके एक्टर एक्ट्रेस थे। और दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम क्या था? ढूंढी साहब फाल्के, ठीक है, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और पुरस्कार भी दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जाना जाता है? कौन सा दिन ऐसा है जिसे हम विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जानते हैं? 14 नवंबर, 14 सितंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस वजह से क्या होता है, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, तब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10 जनवरी को, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो इसकी यहां पर जरूरत नहीं। 14 मई, 14 नवंबर, या आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 14 नवंबर सही है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो है वो ध्यान रखने का, जैसे पृथ्वी दिवस, ध्यान रखेंगे।
जल दिवस 21 अप्रैल, 22 मार्च, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो ऐसे कुछ डेज जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान रखना। ठीक है। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? इसको किस वर्ष पारित किया गया, यहां पर आपको ये बताना है। ये कब पारित किया गया, जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1950 ईस्वी में पारित किया गया। इसको कब पारित किया गया? ये 1950 ईस्वी में पारित किया गया। 1950 ईस्वी में पारित करने के बाद यहां पर होता क्या है बताओ? 1950 ईस्वी में जब पारित किया गया, उसके बाद क्या होता है? इसको राष्ट्रपति की, ये पारित किया गया, ठीक है, ये अधिनियम पारित हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? राष्ट्रपति मंजूरी कब मिली इसको? 51 में। ठीक है, 24 जनवरी 1951 में। और ये लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 1952 से। 1 जुलाई 1952 से ये लागू हो गया। ठीक है। भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का जो अधिकार है, वो वर्ष किस अधिनियम में हमें मिला? वो बताइए, किस वर्ष हमें ये प्राप्त हुआ? फटाफट से आंसर करें। किस वर्ष हमें ये प्राप्त हो गया था? 2016, 2015, 2014, 2013, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? किस वर्ष हमें क्या हुआ? भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना का अधिकार जो है प्राप्त हो गया। फटाफट से बताएं। 2016 में प्राप्त हुआ। ठीक है, किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2016 में प्राप्त हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस नाम से एक ट्विटर अकाउंट चलाया है? बताओ, इन्होंने किस नाम से एक ट्विटर अकाउंट को चलाया? साइबर साइकिल, साइबर बिंग, साइबर दोस्त या साइबर अवेयर? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया है? जो साइबर अपराध होते रहते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अकाउंट जो है बनाया है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वीडियोस छोटे छोटे मतलब शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं, ताकि लोग जो है अवेयर हो सके। क्योंकि आपको पता है कि रील्स हर कोई स्क्रॉल करता रहता है, तो उसके माध्यम से वो जानकारी देते हैं। अब वो ये बताओ आप कि ट्विटर अकाउंट का नाम क्या है? ट्विटर अकाउंट का नाम क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। बताइए, ट्विटर अकाउंट का नाम क्या है? ट्विटर अकाउंट का नाम क्या है? साइबर दोस्त। ठीक है, साइबर दोस्त। इसके द्वारा क्या हो रहा है? इसके द्वारा छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी जाती हैं, जो लोगों तक पहुंच जाती हैं, जिनसे लोग साइबर अपराधों से बचने के लिए अपने आप को अवेयर कर रहे हैं। ठीक है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू किस संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से? यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमने ये यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? जुडिशियल रिव्यू जो है हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? आपातकाल की अगर हम बात करें तो आपातकाल। ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची।
ठीक है, कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से ही लिए। तो किस देश से हमने क्या लिया है, मोस्टली जो चीजें हैं जो हमारे संविधान में है वो क्या है, वो हमने ली है, ठीक है, बोरो की है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 14वां ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नागरिकता से, न्यायाधिकरण से, केंद्र राज्य संबंध से, या न्यायिक समीक्षा से, जल्दी से बताएंगे। न्यायिक समीक्षा से संबंधित है क्या, नागरिकता से संबंधित, तो नागरिकता तो भाग 2 में आती है, नागरिकता भाग 2 में आती है, भाग 2 में आएगी। आर्टिकल कितने आ जाते हैं इसमें, 5 से लेके 11 तक। न्यायाधिकरण आता है इसमें, जी हाँ, न्यायाधिकरण की बात करें वो इसके अंतर्गत आता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध इसमें आते हैं, किस में आते हैं, जल्दी से बताएंगे कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से देखें। देखो, अगर हम केंद्र राज्य संबंध की बात करें और हमने यहाँ पर न्यायाधिकरण की बात करी है, तो न्यायाधिकरण किस में आएगा, 323 आपका, 323 ए और 323 बी आ जाता है। 323 में क्या आता है, इसमें लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवाओं और पदों के विवाद को हल किया जाता है, हल किया जाता है। इसमें क्या होता है, न्यायाधिकरण के प्रावधान, ठीक है, क्या क्या है, केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए तो भाग 11 में है, और इसमें आर्टिकल की बात की जाए तो 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। आप सभी इन क्लासेस को बढ़िया तरीके से कीजिए, धन्यवाद।